हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजू। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे निश्चित समाकलन के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे निश्चित समाकलन में यूज होने वाले प्रॉपर्टीज, फिर उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको उन प्रॉपर्टी के बारे में और अधिक पता चल जाएगी कि हम उन प्रॉपर्टीज का कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे और किस प्रॉपर्टी का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है। तो निश्चित समाकलन की हम डेफिनेशन आपको सबसे पहले बता देते हैं। जब हम किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के मध्य ज्ञात करते हैं। जब हम किसी फलन का, जब कोई एक फलन होगा f(x) dx, ये कोई आपका एक फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यदि किसी फलन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के मध्य, तो वो हो जाएगा आपका निश्चित समाकलन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। अभी क्या है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं f(x) dx का, तो ये निश्चित समाकलन नहीं होगा जब तक हम लोग कोई दो निश्चित सीमाओं का यूज नहीं कर लेंगे, लिमिट्स का यूज नहीं कर लेंगे, तब तक हम उस समाकलन को निश्चित समाकलन नहीं कहेंगे। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं दी है, यहाँ पे कोई लिमिट्स का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे एक वाला इंटीग्रेशन कौन सा कहलाया जाएगा, इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित समाकलन होगा। जैसे ही हम लोग समाकलन में लिमिट्स का यूज कर लेंगे तो वहां पे निश्चित समाकलन हो जाएगा। जब तक हम लोग लिमिट्स का यूज नहीं करें तब तक अनिश्चित समाकलन है, और जैसे ही हम लोग किसी फंक्शन में लिमिट्स का यूज कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका निश्चित समाकलन। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिमिट्स प्रोवाइड कर दी, यानी ए लोअर लिमिट हो गई यहाँ पे आपकी ए और अपर लिमिट हो गई बी और f(x) dx। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, कौन सा इंटीग्रेशन कहलाया जाएगा, निश्चित समाकलन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल। तो जब हम किसी समाकलन में लिमिट्स का यूज कर लेते हैं तो उस समाकलन को हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। और जब तक हम लोग इंटीग्रेशन में लिमिट्स का यूज नहीं करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन में, तो वो आपका अनिश्चित समाकलन कहलाता है। जब हम किसी समाकलन, किसी फंक्शन में लिमिट्स का यूज कर लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन आपका कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx और लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है a to b, यानी कि अपर लिमिट क्या है b और लोअर लिमिट क्या है a, और कोई फंक्शन है f(x) dx, यानी एक कोई फंक्शन है f(x) जिसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, बट लिमिट्स क्या है a to b, यानी अपर लिमिट यहाँ पे b है और लोअर लिमिट a है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई फंक्शन दिया होगा x के फॉर्म में, उसे हम लोग t के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज करेंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही कोई लिमिट्स में कोई चेंज होगा। तो हम लोग कर सकते हैं, लिमिट में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी जो लिमिट लिखी होंगी वो लिमिट हम लोग लिख देंगे। a to b यहाँ भी थी और यहाँ a to b यहाँ भी लिख दी, और फंक्शन को हमने चेंज कर दिया t के फॉर्म में, और कोई क्वेश्चन में परिवर्तन भी नहीं आएगा। तो ये आप पहली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है, कोई एक फंक्शन है आपका, लिमिट उसकी दी है 0 से 1, और यहाँ पे फंक्शन दे दिया x dx, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। लिमिट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, 0 से 1 ही लिख दी, और x dx से तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, t dt में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी दी है, यदि लिमिट दी है a to b, यानी अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a दिया है, और कोई फंक्शन है f(x) dx करके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट है उसको हम लोअर लिमिट बना सकते हैं, और जो लोअर लिमिट है उसे अपर लिमिट भी बना सकते हैं। तो जब हम लोग लिमिट्स का इंटरचेंज करेंगे तो क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आएगा, माइनस लग जाएगा आगे, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन b to a लिमिट और f(x) dx, यानी जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन ज्यों का त्यों बना रहेगा, बट जो आगे इंटीग्रेशन के आगे हम लोग माइनस लगा लेंगे,
यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गई, जो अपर लिमिट थी उसे हमने क्या बना दिया, लोअर लिमिट, और जो लोअर लिमिट थी उसे हमने चेंज कर दिया अपर लिमिट में, और जो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स था वो चेंज होता है, बट जो आगे देख रहे हैं माइनस लग गया। तो जब हम लोग को लिमिट्स आपस में चेंज करनी होगी, यानी लोअर लिमिट्स को अपर में और अपर लिमिट्स को लोअर लिमिट बनाना होगा, तो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपस में लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी दी है आपकी b/a f(x) dx, यानी एक कोई फंक्शन है उसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में हम लोग को तोड़ना है, तो हम लोग किसी एक फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। यानी कोई एक फंक्शन दिया है, यहाँ a से b लिमिट उसकी, और f(x) dx एक कोई फंक्शन है, तो यदि हम f(x) फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन c/a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन b/c f(x) dx। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक फलन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, यानी कोई एक फलन दिया होगा उसकी जो लिमिट होगी, लिमिट की जो लोअर लिमिट होगी उसकी 0 होगी। हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको मिल जाए, यदि लोअर लिमिट 0 दे दी है और अपर लिमिट में पाई दे दिया है, या फिर π/2 दे दिया है, फिर π/4 दे दिया, तो हम लोग उस स्थान पे क्या करेंगे, हमेशा प्रगुण नंबर 4 का यूज करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 π/4 मिल जाए, तो हम लोग आंख बंद करके प्रगुण नंबर 4 का यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर कोई फंक्शन दिया f(x) dx, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 to a ही रहेगी। इसके बाद जो फंक्शन होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, a माइनस एक्स कर देंगे, यानी जो अपर लिमिट होगी उससे हम लोग x को माइनस कर देंगे, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जैसे दिया है एग्जाम्पल 0 से π/2 कोई लिमिट दे दी, और क्वेश्चन दिया है sin² x dx, और इसका हमें प्रगुण नंबर 4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग कर सकते हैं प्रगुण नंबर 4 का यूज करते हुए। तो प्रगुण नंबर 4 में क्या होगा, जो लिमिट्स हैं वो ज्यों रहेंगी, यानी 0 to π/2 लिमिट ज्यों हैं, और जहाँ sin² x है, जहाँ पे f(x) होता था वहां पे क्या होगा, a माइनस एक्स हो गया, यानी जो अपर लिमिट है वो माइनस करेंगे हम लोग x के साथ। तो यहाँ पे sin² x की जगह हो जाएगा sin² π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे अपर लिमिट क्या थी, π/2, तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे, यानी जो अपर लिमिट होगी उससे हम लोग x को माइनस करेंगे। तो हम लोग चौथी लिमिट का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्टली डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं आपके प्रगुण नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हुए ही सॉल्व होंगे। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं कि करके। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में आपके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट को हम लोग समझा देंगे आपको। तो पहला पार्ट सबसे पहले देख लेंगे। यदि कोई एक फंक्शन दिया है और उसकी लिमिट दी है -a और +a और f(x) dx दिया है, तो हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डायरेक्ट उसको लिख देंगे 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 कैसे लिखेंगे, यदि फंक्शन जो यहाँ पे f(x) एक फंक्शन दिया है, यदि वो फंक्शन विषम है और लिमिट क्या है -a to a है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कब करेंगे, जब फंक्शन हमारा विषम होगा, जब फलन विषम हो। जब हमारा कोई फंक्शन हम दिया है वो फंक्शन विषम है, तो हम उस स्थिति में जो डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसका उदाहरण दे दें तो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे होगा,
यह मान के चलते हैं कोई एक फलन दिया है x और dx और यहाँ पे लिमिट्स दे दी है -1 to 1। -1 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है +1 और फंक्शन है x dx। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यह एक विषम फलन है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि सम है कि विषम फलन है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या दिया है x की जगह हम -x रखें और -x रखने पे जो फंक्शन है वो ज्यों का त्यों सेम बन जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, फंक्शन सम होता है। और जब फंक्शन ज्यों का त्यों नहीं बनता है तो उस स्थिति में फंक्शन होता है विषम। जब हम लोग यहाँ पे x की जगह -x रखेंगे तो क्या होगा, देखिए f की जगह हमने -x रखा तो यहाँ भी -x हो गया, यानी कि जो फंक्शन दिया था वो सेम नहीं बना। f -x इज नॉट इक्वल fx, तो यहाँ पे फंक्शन किस प्रकार हो जाएगा, विषम फंक्शन। तो यहाँ पे देखा हमने क्या, x की वैल्यू जब हमने -x रखी तो फंक्शन क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ पुराने फंक्शन। पुराना फंक्शन क्या था x, यदि x की वैल्यू -x रखने पर फिर से x आ जाता तो क्या हो जाता, फंक्शन सम आ जाता, और यदि सेम नहीं आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ पे हम एक दूसरा उदाहरण ले ले, यदि कोई फंक्शन दिया है f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका हम इंटीग्रेशन करना है, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट, और लिमिट दी है -1 से +1। एक्स स्क्वायर का हमें करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अब हम इसे चेक करेंगे कि सम फलन है कि विषम। तो कैसे चेक करेंगे, जहां पे x है वहां पे -x को पुट करेंगे, यानी कि f -x कर दिया और -x स्क्वायर कर देंगे, -x लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो गया, f -x इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर, यानी कि f -x इज इक्वल टू fx। x की जगह -x रखने पे भी फंक्शन क्या है, जो पहले फंक्शन था सेम वही फंक्शन बन गया। पहले शुरुआत में फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, फिर x की जगह हमने क्या कर दिया, -x पुट किया, -x पुट किया, तो -x पुट करने पर भी फंक्शन क्या बना, x स्क्वायर ही बना। यानी कि जब x की जगह हमने -x नहीं रखा था तब भी फंक्शन सेम था, और -x पुट करने के बाद भी फंक्शन सेम ही रहा। इस स्थिति में क्या हो जाता है, फंक्शन सम हो जाता है। और जब x की वैल्यू हम लोग -x पुट कर दें और फंक्शन ज्यों का त्यों ना मिले तो उस स्थिति में विषम फंक्शन हो जाता है। और जैसे ही फंक्शन विषम होगा और लिमिट्स भी आपकी -a to a रहेंगी, तो उस स्थिति में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0। तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो ए वाला पार्ट आपका क्या था, विषम फंक्शन के लिए। तो हमने आपको बता दिया कि हम लोग फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, सम है कि विषम। यदि फंक्शन विषम नहीं है, सम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई एक फंक्शन दिया है fx dx और लिमिट क्या दी है -e to a, तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, लिख देंगे यदि फंक्शन सम है तो 0 to a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आगे 2 fx dx ही रहेगा। तो लिमिट्स में क्या चेंज हो जाएगा, जो लोअर लिमिट होगी -a उसकी जगह 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपर लिमिट a थी तो a ही रहेगी, बट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम लोग पांचवा प्रगुण का यूज करेंगे और पांचवा प्रगुण में देखेंगे, चेक करेंगे फंक्शन सम है कि विषम। यदि फंक्शन विषम होगा तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 आ जाएगा उसका आंसर। और यदि फंक्शन सम होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जहां पे लोअर लिमिट होती है वहां पे हम लोग 0 लिख देंगे, जो अपर लिमिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो फंक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। fx फंक्शन दिया है तो यहाँ भी fx फंक्शन ही दिया, बट आगे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब फंक्शन विषम होगा तो उस स्थिति में हम लोग a वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, और जब फंक्शन सम होगा तो उस स्थिति में हम लोग b वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6।
यदि इंटीग्रेशन दिया और उसकी लिमिट दी है, लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट दी है 2a और फंक्शन दिया है fx dx, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपर लिमिट है उसको हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो लोअर लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोअर लिमिट जो होते हैं a है तो a ही रहेगी, और अपर लिमिट में हम लोग क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे यानी कि a बन जाएगी। और जब हम लोग अपर लिमिट में 2 का भाग देते हैं तो क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हम लोग लिमिट में 2 से भाग दे रहे हैं तो, और जो फंक्शन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फंक्शन ज्यों का त्यों रह जाएगा f(x) dx। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ, जब हमने अपर लिमिट में 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये 6 प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल में। तो उम्मीद है कि आपको ये 6 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 के, तो एक्सरसाइज 4 में जो पहला क्वेश्चन दिया आपका, उसमें दिया है लिमिट दी है 0 से π/2 और क्वेश्चन दिया है, फंक्शन दिया है sin² x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उन 6 प्रॉपर्टीज में, तो आपको सोचना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो चौथी प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या कहा था, यदि आपकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट आपकी पाई या π/2 या फिर π/4, तो आपको आंख बंद करके प्रगुण नंबर 4 का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/2। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण नंबर 4। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई है उसमें किसी भी प्रॉपर्टी में जो लोअर लिमिट है उसमें 0 का यूज नहीं हुआ है, तो केवल प्रगुण नंबर 4 ही था जिसमें लोअर लिमिट 0 का यूज हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रगुण नंबर 4। तो जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग क्या मान लें, i, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2 sin² x dx अपॉन sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, 0 से a लिमिट रहेंगी और fx dx इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x और dx। तो प्रगुण नंबर हम लोग 4 का यूज कर लें तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 और sin² x को हम लोग लिख सकते हैं sin² π/2 माइनस x dx अपॉन sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। और आपको मालूम होगा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को मैं आगे इसका यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा 0 to π/2। तो यहाँ पे हम लोग sin² π/2 माइनस x को लिख सकते हैं cos² x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2, तो बन जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू हो जाएगा 2i और इज इक्वल टू में हो जाएगा 0 से π/2 sin² x dx अपॉन sin x प्लस cos x, और दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 और cos² x dx अपॉन sin x प्लस cos x और dx। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू
0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 अपॉन में जो हर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। तो आगे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, जो हर वाला पार्ट है तो उसमें हम लोग अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 2 का डिवाइड कर देंगे हर में। तो क्या करने वाले हैं, हर में अंडर रूट 2 का गुणा व भाग करने पर तो हम लोग हर में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो क्वेश्चन में हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट और 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड भी कर देना हर में, तो बन जाएगा cos x cos पाई बाई 4, यानी कि जो 1 बाई रूट 2 होती है वैल्यू वो cos 45 की होती है। तो हम लोग लिख लेंगे cos पाई बाई 4 प्लस साइन x और साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे हमने रूट 2 से गुणा किया था और रूट 2 से भाग किया था, तो जो रूट 2 वाला जो भाग था 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, तो उसका हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। तो cos x में भी 1 अपॉन रूट 2 का हमने गुणा करा दिया और sin x में भी 1 अपॉन रूट 2 का गुणा करा दिया, और 1 अपॉन रूट 2 की जगह हमने क्या कर दिया, sin x के साथ sin पाई बाई 4 कर दिया और cos x के साथ cos पाई बाई 4 कर दिया। तो आगे जो मल्टीप्लाई में है हर में 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने 2 को भी पक्षांतर कर दिया, तो क्वेश्चन बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 और 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन cos x cos पाई बाई 4 प्लस sin x sin पाई बाई 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा आपको cos x माइनस पाई बाई 4 dx, यानी cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। तो हमने उस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को लिख दिया cos x माइनस पाई बाई 4। इसके बाद हम लोग 1 अपॉन cos x को लिख सकते हैं sec x, तो इसको हम लोग आगे लिख लेंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और sec x माइनस पाई बाई 4 और dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और sec x माइनस पाई बाई 4 dx। तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो x माइनस पाई बाई 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे t मान लेंगे। तो x माइनस पाई बाई 4 को हम लोग t मान लेते हैं, तो पुट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू t, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन करा देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब क्वेश्चन x से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है तो लिमिट्स भी थोड़ा चेंज हो जाएंगी, तो लिमिट भी चेंज होंगी। तो जब हम लोग x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब t की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई 4, और जब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, तब x t की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई बाई 4। यानी जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब t की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, और जब x की वैल्यू हमने पाई बाई 2 पुट किया तब t की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। तो अब हम आगे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटीग्रेशन। तो इसके बाद जहां पे लिमिट 0 है वहां पे हम लोग पुट करेंगे माइनस पाई बाई 4, और जहां पे लिमिट पाई बाई 2 थी वहां पे हम लोग लिख देंगे पाई बाई 4 और sec x माइनस पाई बाई 4। तो x माइनस पाई बाई 4 को हमने क्या मान लिया,
टी तो हो जाएगा sec t और dx की जगह हो जाएगा dt। इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, बट यहाँ पे कौन सी प्रगुण यूज हो रही है, प्रगुण नंबर आपका यूज हो रहा है फिफ्थ। तो यहाँ पे आपका प्रगुण नंबर पांचवा यूज हो रहा है, तो प्रगुण नंबर जब पांचवा यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू 2/2√2 इंटीग्रेशन π/4 और लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और हो जाएगा sec t dt। यानी क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू 2/2√2 और लिमिट 0 से π/4 sec t dt हो जाएगा। तो आगे हम लोग sec t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 हम कैंसिल भी कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/√2 और sec t, तो जब हम लोग sec t का समाकलन कराएंगे तो हो जाएगा आपका log sec t प्लस tan t और लिमिट 0 से π/4। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, एक बार t की जगह 0 पुट करेंगे, एक बार π/4, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/√2 तो हो जाएगा log sec π/4 माइनस प्लस tan π/4 माइनस, अब हम लोग एक बार हमने क्या कर दिया π/4 t की जगह पुट कर दिया और एक बार हम लोग पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा log sec 0 प्लस tan 0। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे वैल्यू को पुट करते हुए, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/√2 और log sec π/4 की वैल्यू होती है √2, तो sec π/4 की वैल्यू हमने लिख दी √2 प्लस tan π/4 की वैल्यू होती है 1 और माइनस log sec 0 की वैल्यू होती है 1 और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन i इज इक्वल टू 1/√2 log √2 प्लस 1 और माइनस log 1, और चूंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो जहां भी log 1 लिखा होगा वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/√2 log ब्रैकेट में √2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर आ गया i इज इक्वल टू 1/√2 log √2 प्लस 1। के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx और लिमिट दिए हैं 0 से पाई। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे इज इक्वल टू में i और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने i मान लिया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रगुण नंबर 4 का यूज करेंगे, जिस प्रगुण का यूज हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रगुण का यूज करेंगे, क्योंकि जो लोअर लिमिट क्या है 0, तो उस स्थिति में हम लोग प्रगुण नंबर 4 का ही यूज करेंगे। तो प्रगुण नंबर 4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह हो जाएगा पाई माइनस x, क्योंकि जो प्रगुण नंबर 4 है उसमें क्या होता है x की जगह a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस x हो जाता है। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है पाई और x माइनस करना है, तो हो जाएगा x में पाई माइनस x हो जाएगा और tan x की जगह हो जाएगा tan पाई माइनस x अपॉन sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x और dx हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस x जो करते हो और tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो हो जाएगा tan x
अपॉन sec x प्लस 10x और dx हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फिर इसके बाद हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस 10x और dx प्लस 0 टू पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस 10x dx। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 2i इज इक्वल 0 टू पाई लिमिट, और देख लेंगे 10x अपॉन sec x प्लस 10x कॉमन है तो हम इसको कॉमन लिख लेते हैं। तो जाएगा 10x अपॉन sec x प्लस 10x कॉमन हो गया। और इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे x बचा तो x लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, और अंदर क्या बचा पाई माइनस x, तो पाई माइनस x लिख देंगे तो हो जाएगा पाई माइनस x और dx कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे x से x कैंसिल हो गया और बचा क्या ओनली पाई चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल पाई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी और क्वेश्चन बन जाएगा 10x अपॉन sec x प्लस 10x और dx। तो इस क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करेंगे प्रमेयीकरण द्वारा। तो प्रमेयीकरण कर लेंगे, प्रमेयीकरण करने पर, तो प्रमेयीकरण जब करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 2i इज इक्वल पाई 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी और 10x प्रमेयीकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x माइनस 10x से, और नीचे भी sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई होगा sec x प्लस 10x में। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और जब हम 10 स्क्वायर x को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x लिखा है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल पाई 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी और 10x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा sec x 10x माइनस 10 स्क्वायर x और dx। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, sec x 10x को हम लोग अलग कर ले रहे हैं तो sec x 10x dx हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई और 10 स्क्वायर x dx हो जाएगा। बट आपको मालूम होगा जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं उसमें sec x 10x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है हमारे पास, बट 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हमें 10 स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग 10 स्क्वायर x की जगह क्या पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी और sec x 10x dx हो जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर x की जगह हम पुट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 तो हो जाएगा 0 से पाई लिमिट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और माइनस 1 और माइनस का हो जाएगा प्लस का तो हो जाएगा 1 dx और लिमिट 0 से पाई।
और यहाँ पे जो पाई है ये सबसे बाहर है, तो इसको हम लोग सबके बाहर कर लेते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करा लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i इज इक्वल पाई और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec x और लिमिट क्या है 0 to पाई माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x और लिमिट क्या है 0 से पाई। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे x हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से पाई, तो लिमिट भी हमने पुट कर दी। अब इसके बाद हम लोग एक बार x की जगह पाई पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, यानी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे हम लोग 2i इज इक्वल हो जाएगा पाई और sec पाई माइनस sec 0, इसके बाद माइनस tan पाई माइनस tan 0 और फिर प्लस एक बार इसी जगह पाई पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका आगे सॉल्व। तो यहाँ पे अब sec पाई sec 0 tan पाई tan 0 की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को पुट करते हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 2i इज इक्वल पाई, पाई हमने बाहर लिख लिया और यहाँ पे आपका लिखा है sec पाई माइनस sec 0, तो sec पाई की वैल्यू होती है -1 और sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो जाएगा -1 और माइनस tan पाई की वैल्यू होती है 0 और tan 0 की भी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे जाएगा ये टोटल 0 और प्लस पाई माइनस 0, तो पाई ही रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा पाई बाई 2 और -1 हो जाएगा -2 और प्लस का पाई। तो इस पाई तो यहाँ पे जो पाई बाई 2 है इसमें 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल पाई और पाई बाई 2 -1, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 -1, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड log sin x प्लस cos x dx और लिमिट है 0 to पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं i और एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, और इसके बाद हम लोग प्रगुण नंबर 4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रगुण 4 से तो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, तो sin x की जगह हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस x माइनस cos x की जगह हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस x और log sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x और dx। तो यहाँ पे हम लोग sin 90 माइनस थीटा जानते हैं, cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, sin थीटा तो हम लोग यूज कर लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos x माइनस sin x और log cos x प्लस हो जाएगा sin x dx हो जाएगा। तो देख आपको क्वेश्चन ऊपर जैसा दिया उसी टाइप में बना लेंगे हम लोग। तो जैसे ऊपर दिया sin x माइनस cos x log sin x प्लस cos x dx दिया है, तो यहाँ पे हमें sin x माइनस cos x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x माइनस sin x में से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस, कॉमन हमने ले लिया और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x आगे आ जाएगा और cos x पीछे चला जाएगा,
तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया तो हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यानी सब प्लस में आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। और तो इसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट जो आपका समीकरण 2 है वो दिया है माइनस 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो गई, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पार्ट क्या है पॉजिटिव है, एक पार्ट नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 0। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा और लिमिट दी है 0 से पाई बाई 4। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया इसको हम लोग मान लेते हैं i, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रगुण नंबर 4 का यूज कर लेंगे, तो प्रगुण 4 से क्वेश्चन हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा जहां पे दिया है यहाँ पे प्रगुण 4 का यूज करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा और डी थीटा। तो क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लिमिट log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टेन ए माइनस बी का, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह। तो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे टेन ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन पाई बाई 4 और टेन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग 10 पाई बाई 4 की जगह 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की जगह हम पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 4 log एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और जब एलसीएम लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में डी थीटा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 4 लिमिट, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और यहाँ पे log का नियम का यूज करती हुए log m बाई n दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहां से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो i प्लस आई हो जाएगा आपका 2i,
और समीकरण 1 क्या दिया था, 0 से π/4 लिमिट इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या आया, प्लस 0 से π/4 लिमिट हो जाएगी आपकी और log 2 d थीटा माइनस 0 से π/4 लिमिट log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट हो जाएगी और log 2 d थीटा, और यहाँ पे log 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि log 2 बाहर आ गया और बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 d थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, यानी x के सापेक्ष अगर 1 का इंटीग्रेशन कराते तो x आता है, t के सापेक्ष कराते तो t आता है, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष करा रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 2i इज इक्वल log 2 और 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे तो जाएगा थीटा और लिमिट क्या है 0 to π/4। तो एक बार थीटा की जगह में π/4 पुट करेंगे, एक बार 0, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल log 2 π/4 माइनस 0। तो यहां से अब 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 और इस 2 को भी ले जाएंगे तो 1/2 और log 2 हो जाएगा और π/4 मल्टीप्लाई 1/2 तो हो जाएगा i इज इक्वल π/8 log 2। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा π/8 log 2। तो ये थे आपका निश्चित समाकलन की डेफिनेशन, निश्चित समाकलन में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज और निश्चित समाकलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं हम आगे के वीडियोस में आपको सॉल्व करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में या फिर किसी प्रॉपर्टी में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।